हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आरंभ करेंगे 6 का हिस्ट्री, जो कि अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 6 का हिस्ट्री या अन्य विषय, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं 6 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का। नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक लड़की के रूप में पूछा गया है। सब सवाल है इसमें। लड़की का सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सुर्खी का क्या नाम है? 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, अब कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएं? एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा खासियत, अब समझिए कि हर चीज़, जैसे क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन को आपको समझा देगा, क्वेश्चन भी पूछेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देता है। तो चलिए, पूछ रहा है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये पीछे वाले जो कल क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। जैसे दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, उस समय के जो भी व्यक्ति थे, उन सब से आप बात कर सकते हैं जो पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे आप जानिएगा? तो उसको जानने के लिए पीछे की जो बात होती है उसको अतीत बोलते हैं। वो सब चीज़ जानने के लिए हम देखिए क्या लिखा हुआ, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, ये सब क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। जो पीछे की बातों को जानने के लिए क्या-क्या हुआ करता था, उन सब के बारे में आप बताइए। ये आपको मेंस लिखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जो कपड़े क्या है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किसी तरह के घरों में रहते, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटकों, मतलब से आखेटक जो होता था उसको शिकारी बोलते थे। ये जो है आखेटक, उसको शिकारी बोला जाता था। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सब जो आपके बगल में मिलते ही हुए होंगे, पशुपालक, कृषक, ये सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे। ये नहीं, बल्कि उस समय के अभी जैसे हम खेल खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, गिल्ली-डंडा हो गया, ये सब जो था उस समय भी कैसे खेल खेला करते थे, कबड्डी हो गई, ये सब। कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते, कौन से नाटक और गीत, ये सब जो पीछे के समय जो है, ये सब कैसे बच्चे रहा करते थे और उनकी क्या रहन-सहन थी। लोग कहाँ रहते थे? देखिए, पूछा है लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लोग जो है देखिए, एक चित्र दिया हुआ है नर्मदा नदी का, कहता है पता लगाने के लिए, पृष्ठ संख्या 2 में है, वो हम देख लेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के तट पर कई वर्ष पहले लोग रहा करते थे। लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों में की विशाल संपदा से परिचित थे। जो वहाँ के जंगल थे, उनसे वो परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। क्या करते थे? मतलब जो भी उनकी ज़रूरत है की जो चीज़ थे, जड़ हो गया, फल हो गया, कुछ अपने खाने के लिए, वो सब जो संग्रह इन्हीं जंगलों से किया करते थे। आखेट किसको बोलते हैं? शिकार को। आखेट किसके बोलते हैं? शिकार को। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार किया करते थे। कौन? तो वहाँ के जंगल के में जो लोग रहते थे वो सब। आगे है, अब तो उत्तर-पश्चिम का, उत्तर-पश्चिम के बारे में बोल रहा है। उत्तर-पश्चिम के बारे में देखिए, ये है
उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। पहले था नर्मदा, उसके बाद है उत्तर पश्चिम में है, ये है उत्तर पश्चिम, आप जानते भी होंगे, ये है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ, मतलब गेहूँ तथा जौ जैसी खेती फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन-कौन से? भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो पशुओं को क्या करना शुरू किया? पालतू बनाना शुरू किया। ये जो लोग थे, ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व है, उत्तर ये हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो उत्तर पूर्व में बोला है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में, ये मध्य भारत है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये जो कुछ क्षेत्र थे, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। हम चित्र को भी दिखाएंगे, वो जो मैप में है, मैप को भी हम समझ लेंगे कैसे है। क्या दिया हुआ है? कुछ अन्य ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ क्या है? जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या सब उपजाया गया? जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित। कहाँ पर है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य जो है उसके उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिएगा जो क्या कहाँ पर है। ये देखिए, ये है आपका गारो, ये आपका हो गया विंध्य, ये नर्मदा है, ये देखिए कीर्थर है उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में, और ये है उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में गारो, और ये विंध्य हो गया। यहाँ पर क्या था? चावल। और यहाँ पर क्या था? ये जो है लोग पहले कहाँ रहा करते थे? गारो पहाड़ियों और विंध्य, ये सब हो गए। यहाँ पर कीर्थर हो गए, यहाँ पर सुलेमान हो गए। आप समझ गए यहाँ पर क्या क्या थे? याद होगा आपको, ऐसे देख लेते हैं। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ क्या था वहाँ पर? सबसे पहले स्त्री और पुरुष जो थे वहाँ पर सबसे क्या उगाना शुरू किए थे? गेहूँ और जौ। कहाँ पे? ये देखिए, ये है कीर्थर, यहाँ पे ये है कीर्थर, ये है सुलेमान। कीर्थर और सुलेमान। आगे हम चलते हैं, समझ गए होंगे आप। अब देखिए वहीं पर है जो मानचित्र, सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाओ। अब चलिए हम पहले सिंधु और उसके सहायक नदियों को देख लेते हैं। सिंधु और सहायक नदियों को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों नदियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। यह है सिंधु, और सिंधु के जो है 5 नदी हैं। यह है झेलम, यह है चिनाब, ये रावी, और यह है ब्यास, और यह है सतलुज। ये 5 नदी हैं। कितने? 5। किसके? तो सिंधु के 5 नदी हैं। सिंधु के 5 बिंदु याद रखिएगा, सिंधु के 5 बिंदु। ये जो हैं ये सिंधु के 5 बिंदु हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देख लिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो सिंधु हैं, उनके जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ उनको कहते हैं। देखिए जैसे एक ये नदी है, और इससे जो मिल रहे हैं, जो भी 5 नदी मिल रहे थे वो सब जो है इस नदी, ये मेन नदी है, इससे जो मिल रहे हैं इनको क्या कहते हैं? सहायक नदी। इनको बोल रहा है क्या? सहायक नदी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कितने वर्ष पहले? 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ पे? सिंधु नदी के सहायक नदियों के अगल बगल। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ पे? गंगा और, ये देखिए गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे समुद्रवर्ती तट इलाकों में कहाँ ना 2500 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ। चलिए हम गंगा को देख लेते हैं। ये देखिए गंगा, ये आपको गंगा मिलेंगे, ये है गंगा। और इसके सहायक नदियाँ देखिएगा तो ये सोन हो गए, ये यमुना हो गया, ये चंबल हो गया, ये सब इसके सहायक नदियाँ हैं। और ये सब
और यहाँ पर कहाँ पर जाकर मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन हो रहा है। तो चलिए, ये हो गया। आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। सोन का पता लगाओ। अभी हम देख लिए थे सोन का। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में है। कहाँ है मगध? बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। कहाँ के? तो मगध के। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कहाँ? ऐसे जो भी देश थे ऐसे राज्यों की भी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कहाँ से? एक से दूसरे हिस्सों तक यात्रा किया। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले लोग कैसे अपना रहन-सहन किया करते थे, कैसे रहा करते थे, कहाँ जाया करते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन किया करते थे, वो सब। अतः कभी-कभी जो लोग था वो काम की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। वही है जब कभी-कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएँ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव धार्मिक जो गुरु होते थे, वो क्या करते थे, धार्मिक गुरु जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान शिक्षा देने के लिए वो एक गाँव से दूसरे गाँव, कस्बा में जाया करते थे, दूसरे कस्बों में जाया करते थे। देखिए आगे है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी आता मतलब उत्सुक रहा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कैसा होगा नहीं होगा ये सब खोजने में वो रहा करते थे। वहाँ की परिवेश कैसे होंगी ये सब जानने के लिए। इन सब यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने में का अवसर मिला। ये जो यात्रा कर रहे थे इससे क्या हुआ, एक वहाँ के स्थान और दूसरे स्थान के और आचार विचारों को जानने का, एक दूसरे के जानने और पहचानने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए आगे हम चलते हैं। आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? कुछ कह रहा है आज लोग क्यों यात्राएँ कर रहे हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र क्या करता है? उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। वे जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं क्या हुए? बस गए। लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों के लोग जो थे, कई सौ वर्षों से लोग तलाश मतलब पत्थर तलाशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। वहाँ यहाँ जो आ गए वैसे ही काम करने लगे। देश के नाम देखिए, अब देश भारत का जो नाम है वो कैसे पड़ा है उन सब बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द निकला है इंडस से। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये पूरा जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, कौन उत्तर पश्चिम से कौन आ रहा है? ईरानी आ रहा है और यूनानी आ रहा है। ने सिंधु को हिंदोस क्या बोला? सिंधु को क्या बोलता है? हिंदोस अथवा इंदोस बोलता है। सिंधु को क्या बोला है? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, जो इस नदी के पूर्व में जो है, इस नदी के जो पूर्व है, इस नदी के जो पूर्व है उसको क्या बोल रहा है? भूमि को इंडिया कहा। इस नदी के जो पूर्व स्थित भूमि है उसको क्या बोला? इंडिया बोला। इसको बोल दिया इंडिया। ये जो है ये क्या है आपका? सिंधु है। ये सिंधु है और सिंधु
सिंधु के जो पूर्व हैं उसको बोला इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, भरत नाम के जो लोग थे वो उत्तर पश्चिम, ये देखिए भरत के नाम के जो लोग थे उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के एक समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम में लोग रह रहे हैं उनके एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कीर्ति ऋग्वेद में भरत नाम का प्रयोग कहाँ मिल रहा है? उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद में। यहाँ पे कहाँ किस में मिल रहा है? ऋग्वेद में मिल रहा है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। बाद में किस में प्रयोग होता है? देश के लिए हो रहा है। ठीक, चलिए एक जो है पैराग्राफ यहाँ पर हम नहीं देखे थे, इसको हम देख लेते हैं। ये है मानचित्र एक का जो चित्र है उसमें दिया हुआ है जो दक्षिण एशिया आधुनिक भारत कौन कौन से आते हैं देश देखिएगा। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब क्या है? दक्षिण एशिया के कुछ भाग हैं। ठीक, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक, कौन कौन से पड़ोसी देश को दर्शा रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, ये सब क्या है? आधुनिक भारत। जो दक्षिण एशिया जो है उसमें दिखा रहा है, जो दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। क्या है? दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बचे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण एशिया को एक उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बड़ा है। छोटा है, एक दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया के से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जा रहा है? उपमहाद्वीप कहा जा रहा है। ठीक, आगे चलिए। आगे हम ये पढ़ लिए थे। हाँ, तो आगे है अतीत के बारे में कैसे हम जानें। अब देखिए पहले हम ये तार पत्थरों के से बनी हुई जो कृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये तार पत्थरों से बनी हुई कृतियों के बारे में जान लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ? तार पत्थरों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखिए तार, ये जो है एक नंबर आपको देगा, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप यहाँ से समझिए अच्छे से। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो पांडुलिपि नीचे में आपको दर्शाया गया है वो 1000 पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उन्हीं के अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया क्या करता था? तार के पत्तों को काटकर एक अलग अलग हिस्सों में एक साथ जोड़कर बांध दिया जाता था। भुंज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देखो। भुंज ये किससे बना हुआ है? भुंज की छाल से बना हुआ है, देख लेते हैं। ये जो बना हुआ है भुंज की छाल से बना हुआ है, ये जो है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो पहले लिखा गया है वस्तु है उसको हम ढूंढेंगे, उसको हम पढ़ेंगे तो अतीत के बारे में हम जान लेंगे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जा रही है वो क्या है? पांडुलिपि है। क्या है? पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहा जा रही है? पांडुलिपि। अब देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, देखिए अंग्रेजी में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द पांडुलिपि के लिए वो क्या है? मेन्यू स्क्रिप्ट। ये शब्द याद रखिएगा। शब्द लैटिन शब्द किससे, ये मेनू स्क्रिप्ट किससे निकला है? मेनू से, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुज अथवा पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इन वर्षों इन वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। ये सब जो है इतने वर्षों में क्या किया? इतने वर्षों में क्या किया? जो कई पांडुलिपियों को कौन खा गया? कीड़ा खाया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः
ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों में अनेक प्रकार की चर्चाएँ मिलती हैं, धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान, ये सब बारे में इनमें चर्चा मिलते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। इनमें से बहुत से क्या होते हैं, संस्कृत में या प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हम लोग क्या कर कौन भाषा का लोग पहले लोग हम लोग भाषा का प्रयोग क्या करते थे, प्राकृतिक भाषा का। ठीक, आगे है, जो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहाँ पर ऐसे जो लेख होते हैं, कहाँ पर किए जा रहे हैं, कठोर सतह पे किए जा रहे हैं, पत्थर पर किए जा रहे हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो शासक होते थे वो ये सब उत्कीर्ण पत्थरों पर और धातुओं पर अपना जो आदेश होता था वो उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो राजा रानियां अन्य लोग भी वो अपना कार्य जो है उस पर उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा क्या करता है, जो लड़ाई होती थी उसका लेखा जोखा वो उत्कीर्ण करवाता था पत्थरों पर। इधर लिखा हुआ है, जो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, लगभग लगभग 2250 कितना 2250 वर्ष पुराना ये कितना है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुई है, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया। अशोक शासक जो था उसके आदेश पर यह उत्कीर्ण करवाया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय अध्याय 8 में इसके इन शासकों के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है, पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब अब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं उसके लिए क्या हमको चाहिए, लिपि चाहिए। लिपि जो होता है किसी भी अक्षर के लिए संकेत बनी होती है, संकेत है। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी है, वही है। लिपियाँ जो होते हैं अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी या अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, ये किस में, यूनानी में है और अरामेइक में है ये लिपि। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाई आती थी? देखिए लिखा हुआ है, जो इसके अतिरिक्त कई अन्य जो होता है कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, देखिए जो भी पुरानी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है उसको क्या बोल रहा है, पुरातत्वविद बोल रहा है। ये पुराने चीज़ों की ऐसी वस्तुओं मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, किताब हो वहाँ पे जाके अध्ययन करता है, वो सब क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वही है, जो उसके अवशेष, इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्ति, ये सब का अध्ययन कौन करता है, पुरातत्वविद। वही औजारों, हथियारों, बर्तनों अथवा आभूषणों, देखिए यहाँ पर कुछ आभूषण दिए गए हैं। आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ये सब देखिए, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जो प्राचीन एक बाएं में लिखा हुआ है, ये बाएं है, ये दायां है। ठीक, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47, ये जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये पात्र पूर्व होता था। दाएं में जो है एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये जो है चांदी का सिक्का है।
इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये जो सिक्का था ये 2500 वर्ष पूर्व होता था इसका प्रयोग। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है ये पूछ रहा है। हम जो आज प्रयोग कर रहे हैं 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, उसके और इसमें क्या अंतर है। पुरातत्वविद, अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं जो लिखा हुआ है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों का भी मतलब पुरातत्वविद जो थे वो जानवरों के हड्डी, पंछियों, मछलियों की हड्डी को ढूंढते रहते हैं। इन इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में जो लोग थे वो क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष जो हैं बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के जो अवशेष वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पूछ रहा है जो क्या पुरातत्वविद हैं उनको कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए अब लिखा हुआ है जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्या जो ये सब चीज़ों से मिल रहे पांडुलिपि से, अभिलेख से, पुरातत्व से ज्ञात जो भी जानकारी मिल रहा है उसको इतिहासकार किन शब्दों से प्रयोग कर रहा है? स्रोत से। ये जो शब्द हैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, देखिए इतिहासकार किन्हें कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछता है इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? इतिहासकार। ठीक, अब आगे हम देखते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत से जो भी हमें प्राप्त मिल रहे हो वो अगर पढ़ रहे हैं तो रोचक हो जाएंगे, क्योंकि इन स्रोतों का की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? अनेक। क्या तुमने यह पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग एक बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक, ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने हैं। ठीक, मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। आज जो जैसे-जैसे रह रहे हैं लोग अंडमान में कुछ तरह से जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे शहर में है वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उस सब के बारे में आप जान गए हैं। आगे है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। क्या? इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। क्या होता है? उनके जीवन के बारे में जानने के लिए हमको मदद मिल रही है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब आज जो हम तिथि देख रहे हैं, आज तारीख कितने हो गए, कल कितनी तारीख होते थे, वो सब हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जानने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथियों की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह थे उनके जन्म की तिथि से की जा रही है। अतः
2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व का जो ईसा मसीह के थे उनके जन्म से पहले की तिथियाँ को ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। लिखा है इतिहास की तिथियाँ, इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व। अंग्रेजी में बीसी लिखा जाता है और हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी मतलब हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द किससे ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म से के वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी शब्द कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। चलिए आगे हम देखते हैं। पृष्ठ 3 दो तिथियां हैं उसका पता लगाओ। अगर देखिए अब है अन्यंत्र जो कि देखिए अन्यंत्र है। ये भारत के बाहर जो भी कार्य होते हैं जो इतिहास थे उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था तथा इसका जो पता है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। देखिए अब लिपि जो कैसे निकाला जाता था उसके बारे में लिखा गया है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। ये कहाँ से मिल रही है? मिस्र से। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कब राजा रानी रहते थे? 5000 ईस्वी पूर्व। देखिए ये चित्र को पहचानिए PLOLMIIS। ये सब जो है चित्र है। चित्र के अनुसार इस सब को दर्शाया गया है और एक अक्षर मतलब एल है तो ये लाइन हो गई, के है तो ये सब के ए है जो पंछी हो गया, ये सब के रूप में दर्शाया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। कहाँ? उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा लिपियाँ यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कारतूस छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता है उनको कारतूस कहा जाता है। इसके द्वारा विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते थे। हम आपको बता ही दिए कि ये जो लिखा हुआ है एल के लिए शेर है, ए के लिए पंछी का है। ये सब एक बार जान गए तो वो समझ गए कि एल फुल लाइन हो गया ये सब। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते हैं। ये हो गया, खत्म हो गया। इसके प्रमुख जो उपयोगी शब्द हैं जैसे देखिए यात्रा है, पांडुलिपि है। प्रमुख शब्द है यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। ये सब
कुछ शब्द हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लीजिए। महत्वपूर्ण तिथि कौन-कौन से हैं? महत्वपूर्ण तिथि है कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान जो होता है वर्तमान, वो कब से है? 2000 वर्ष पूर्व से वर्तमान है। कुछ क्वेश्चन भी हैं, देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए बोल रहा है। मिलान करिएगा तो अब मिलान कीजिएगा। सुमेल करने के लिए बोल रहा है, तो नर्मदा घाटी, मगध और गारो की पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसके सहायक नदियाँ और गंगा घाटी है। तो देखिए लिखा हुआ है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में जो था वो क्या था पहले? पहले था आपको आखेट और संग्रहण के रूप में नर्मदा घाटी का नर्मदा। और मगध क्या था? मगध का था पहला बड़ा राज्य, पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ क्या थी? आरंभिक कृषि। और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ जो थी क्या थी वो थी प्रथम नगर, प्रथम नगर। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ये इसके सही मिलान हो गए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा भी गया है, जो कहाँ पर क्या थे। तो ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। और आगे हम देखेंगे, आगे की जो चैप्टर हैं आगे हम धीरे 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 उसको हम पढ़ते हुए भी पढ़ते और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।